कैमरे की चकाचौंध रोशनी मेरे चेहरे पर थी और हजारों लोगों की तालियों का शोर मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं देश के सबसे प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड को अपने हाथों में थामे खड़ा था। मंच पर मेरे साथ उद्योग जगत के बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे और सामने दर्शक दीर्घा में देश की सबसे सम्मानित हस्तियां वहां बैठी थीं। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। सालों के अपमान, त्याग और संघर्ष के बाद आज मुझे मेरा हक मिल रहा था। तभी उस शोर को चीरती हुई एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी। रुको, यह अवार्ड इस धोखेबाज को नहीं मिल सकता। भीड़ में हलचल मच गई। सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते इससे पहले ही मेरी बहन प्रिया तूफान की तरह मंच पर चढ़ आई। उसके हाथ में एक माइक था और आंखों में मेरे लिए जहर भरी नफरत। कैमरों ने तुरंत उस पर फोकस कर लिया। पूरा कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। वो मेरा पर्दाफाश करने आई थी ताकि पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला सके। वह नहीं जानती थी कि जिस माइक को वह मेरी बर्बादी का हथियार समझ रही थी, वही उसके अपने घिनौने राज को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने वाला था। आप सोच रहे होंगे कि एक बहन अपने भाई की सबसे बड़ी कामयाबी के दिन उसे बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगी? इस नफरत की जड़ें हमारे बचपन में हमारे घर की दीवारों में छिपी थीं, जहां मेरी मां ने हमेशा उसे अमृत और मुझे जहर पिलाया था। ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं, बल्कि 20 साल के अन्याय और मेरे टूटे हुए भरोसे की है। हमारे घर में हमेशा 2 बच्चे थे, लेकिन मां की आंखों में सिर्फ एक ही था, प्रिया। वह घर की गोल्डन चाइल्ड थी और मैं बलि का बकरा। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी और मेरी हर जरूरत को फजुल खर्ची समझा जाता था। जब हम स्कूल में थे तो उसे शहर के सबसे महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा गया और मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। मां कहती थी, लड़कों को ज्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए, वे बिगड़ जाते हैं। प्रिया तो हमारी राजकुमारी है। यह सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं था। जब मेरे कॉलेज में दाखिले का समय आया तो मुझे अपनी इंजीनियरिंग की सीट छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसी साल प्रिया ने विदेश में फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने की जिद पकड़ ली थी। पिताजी ने साफ कह दिया, रोहन, तुम समझदार हो, घर के हालात तुम जानते हो, प्रिया की खुशी के लिए इतनी कुर्बानी तो दे ही सकते हो। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे सपनों की बलि चढ़ाकर प्रिया की उड़ान के लिए पंख खरीदे गए। मैंने एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया ताकि घर का खर्च चल सके और प्रिया की महंगी फीस भरी जा सके। मैं दिन रात मेहनत करता और वो लंदन से फोन करके बताती कि कैसे वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जा रही है। जब प्रिया लंदन से वापस आई तो वह अपने साथ विदेशी कपड़ों और झूठी शान के अलावा कुछ नहीं लाई थी। उसका कोर्स अधूरा रह गया था, लेकिन उसका अहंकार आसमान छू रहा था। वह घर पर ऐसे रहती जैसे किसी महल की महारानी हो, और मैं उसका नौकर। वह मेरे कमाए हुए पैसों पर ऐश करती और मुझे ऐसे देखती जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूं। मां उसकी हर बात पर वाह वाह करती। मेरी बेटी तो अंग्रेजों जैसी लगती है, वह गर्व से कहती। इस बीच मैंने दुकान की नौकरी के साथ साथ चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया था। मुझे टेक्नोलॉजी में हमेशा से दिलचस्पी थी, इसीलिए मैंने रातें जागकर कोडिंग सीखी और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया। यह एक अनोखा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम था जो छोटे व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था। मैंने कुछ स्थानीय व्यापारियों को इसे दिखाया और उन्हें यह बहुत पसंद आया। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा। पहली बार मेरी आंखों में अपने लिए एक सपना पल रहा था। जैसे ही मेरे पास थोड़े पैसे आने लगे, मेरे परिवार की गिद्ध जैसी नजरें मुझ पर पड़ गईं। एक दिन रात के खाने पर पिताजी ने कहा, रोहन, सुना है तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम अकेले सब कैसे संभालोगे? हम परिवार हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। प्रिया ने तुरंत बात पकड़ ली। हाँ भैया, आपके पास आइडिया है, लेकिन मेरे पास स्टाइल और प्रेजेंटेशन है। मैं आपकी कंपनी को एक ब्रांड बना सकती हूं। मां ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तेरा बाप और तेरी बहन तेरा भला ही चाहते हैं। पैसा तो हाथ का मैल होता है,
परिवार का साथ सबसे बड़ी दौलत है। मैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। मुझे लगा शायद पहली बार मेरा परिवार मुझे मेरे काम के लिए पहचान दे रहा है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक छोटा सा ऑफिस खोला और कंपनी को औपचारिक रूप से रजिस्टर करवाया। मैंने पिताजी को कंपनी का 50% हिस्सेदार बना दिया और प्रिया को मार्केटिंग हेड। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कंपनी में कदम रखते ही उसे अपनी जागीर समझ लिया। प्रिया ने ऑफिस को सजाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। पिताजी ने अपने दोस्तों को बिना किसी काम के ऊंची तनख्वाह पर रख लिया। वे क्लाइंट्स की मीटिंग्स बड़ी बड़ी होटलों में करते, जिसका सारा बिल कंपनी के खाते से जाता। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता तो वे कहते, तुम छोटी सोच वाले हो, बिजनेस ऐसे ही चलता है। वे मेरी मेहनत की कमाई को पानी की तरह बहा रहे थे और मैं बेबस होकर देख रहा था। उन्होंने मेरे सपने को अपनी अय्याशी का जंजरिया बना लिया था। कुछ ही महीनों में कंपनी की हालत खराब होने लगी। क्लाइंट्स की शिकायतें आ रही थी और हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा था। मैं दिन रात एक करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि मेरे अपने ही मेरी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे थे। जिस खाई में मैं गिर रहा था उसे कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप और मेरी बहन ही खोद रहे थे। एक शाम मैं ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। तभी मुझे एक बड़े क्लाइंट का फोन आया। उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। वजह पूछने पर उन्होंने जो बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने बाजार में हूबहू हमारे जैसा ही सॉफ्टवेयर बहुत कम कीमत पर लॉन्च कर दिया था। ऐसा तभी हो सकता था जब किसी ने उन्हें हमारा सोर्स कोड बेचा हो। मेरे दिमाग में एक पल के लिए भी यह ख्याल नहीं आया कि ऐसा करने वाला मेरे अपने घर में हो सकता है। मैं भागा भागा घर पहुंचा। मैंने पिताजी और प्रिया को हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मिस्टर वर्मा के साथ बैठक करते हुए देखा। उनके टेबल पर शैंपेन की बोतल थी और वे ठहाके लगाकर हंस रहे थे। मेरे हाथ में जो फाइलें थीं वे जमीन पर गिर गईं। पिताजी ने मुझे देखकर घबराते हुए कहा, रोहन, तुम यहां? लेकिन प्रिया की आंखों में कोई शर्म नहीं थी। वह अपनी कुर्सी से उठी और मेरे पास आकर जहरीली मुस्कान के साथ बोली, ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी इस छोटी सी घटिया कंपनी के सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे? मिस्टर वर्मा ने हमें एक ऐसी डील दी है जो तुम 7 जन्मों में भी नहीं दे सकते। मेरे कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। आपने आपने मेरा कोट बेच दिया? मेरी आवाज कांप रही थी। तुम्हारा कोट? प्रिया जोर से हंसी। कुछ भी तुम्हारा नहीं है, यह हमारा फैसला था और अब यह कंपनी भी डूब रही है और इसका सारा इल्जाम तुम्हारे सिर पर है। उसने मेरे चेहरे पर कुछ कागज फेंके। वे बैंक के नोटिस थे। उन्होंने कंपनी के नाम पर भारी कर्ज लिया था और सारा पैसा अपने निजी खातों में डाल दिया था। कानूनी तौर पर कंपनी का मालिक होने के नाते सारा कर्ज मेरे नाम पर था। मैं टूटकर जमीन पर बैठ गया। मेरी मां दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। मैंने उनकी तरफ उम्मीद से देखा, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। उन्होंने कहा, इसी दिन के लिए तुझे पाला पोसा था। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकल जा इस घर से। आज से तू हमारे लिए मर गया। उन्होंने मुझे सिर्फ अपने घर से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल फेंका था। मैं एक झटके में अर्श से फर्श पर आ गया था। मेरे ऊपर लाखों का कर्ज था। मेरा बनाया हुआ सपना चोरी हो चुका था और मेरे परिवार ने मुझे सड़क पर फेंक दिया था। सड़क पर बिताई वो रातें मेरी जिंदगी की सबसे काली रातें थीं। मैं भूखा, बेबस और टूटा हुआ था। हर गुजरती गाड़ी की रोशनी में मुझे प्रिया का हंसता हुआ चेहरा और मां की नफरत भरी आंखें दिखती थीं। मेरे पास कुछ नहीं बचा था सिवाय उन आंसुओं के जो अब सूख चुके थे और उस आग के जो मेरे सीने में जल रही थी, बदले की आग। एक रात बारिश में भीगता हुआ मैं एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। मैंने भगवान से कोई शिकायत नहीं की, कोई मदद नहीं मांगी। मैंने बस अपनी आंखें बंद की और कसम खाई, मैं वापस आऊंगा
और मैं अपना सब कुछ वापस लूंगा, सूद समेत। अगले दिन मैं अपने कॉलेज के एक पुराने प्रोफेसर शर्मा सर के पास पहुंचा। वो हमेशा मेरी काबिलियत की तारीफ करते थे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। उनकी आंखों में मेरे लिए दया और गुस्सा दोनों था। उन्होंने मुझे न सिर्फ अपने घर में पनाह दी, बल्कि अपने एक दोस्त की छोटी सी आईटी कंपनी में काम भी दिलवा दिया। उन्होंने कहा, रोहन, प्रतिभा को कोई कैद नहीं कर सकता। इसे अपनी दूसरी शुरुआत समझो। यह मेरे लिए एक नई जिंदगी की तरह था। मैंने अपना नाम बदल लिया। दुनिया के लिए अब मैं रोहन नहीं, बल्कि रवि था। मैंने दिन को नौकरी की और रात भर अपने नए प्रोजेक्ट पर काम किया। मैंने अपनी पिछली गलती से सीखा था। इस बार मैं किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। मैंने एक ऐसा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाया जो किसी भी सिस्टम को हैक होने से बचा सकता था। यह मेरे पिछले काम से 10 गुना ज्यादा बेहतर और जटिल था। मैंने इसे कवच नाम दिया। मैंने अनोनिमसली कुछ बड़ी कंपनियों को इसका डेमो भेजा। कुछ ही हफ्तों में एक विदेशी कंपनी ने मुझसे संपर्क किया। वे मेरे सॉफ्टवेयर की ताकत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसमें निवेश करने के लिए एक बड़ी रकम की पेशकश की। डील पक्की हो गई, लेकिन मैंने अपनी पहचान जाहिर नहीं होने दी। सारे काम ऑनलाइन हुए। दुनिया के लिए कवच का निर्माता एक रहस्य था। अगले 5 सालों में कवच इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद नाम बन गया। मेरी कंपनी अरबों की हो गई थी। मैं गुमनामी के अंधेरे में रहकर दौलत और ताकत के शिखर पर पहुंच चुका था। मैंने आलीशान घर खरीदा, बड़ी गाड़ियां खरीदी, लेकिन मेरा रहन सहन आज भी एक आम आदमी जैसा था। मैं इंतजार कर रहा था सही वक्त का, और वो वक्त आ गया। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि मेरे पिता की कंपनी सिन्हा एंड सन्स, जो मेरे चोरी किए हुए आइडिया पर बनी थी, भारी घाटे में चल रही है और दिवालिया होने की कगार पर है। प्रिया के घमंड और मेरे पिता की अयोग्यता ने उस कंपनी को बर्बाद कर दिया था जिसकी नींव मेरे खून पसीने पर रखी गई थी। अब मेरे जाल बिछाने का समय आ गया था। मैंने अपने सबसे भरोसेमंद वकीलों की टीम को सिन्हा एंड सन्स को खरीदने के लिए भेजा। हमने एक विदेशी निवेश कंपनी का मुखौटा बनाया ताकि किसी को भी मुझ पर शक ना हो। हमने एक ऐसी पेशकश की जो उनके लिए किसी डूबते को तिनके के सहारे जैसी थी। हम उनकी बर्बाद हो चुकी कंपनी को उसकी असल कीमत से थोड़ा ज्यादा दाम पर खरीद रहे थे। यह उनकी लालच को हवा देने के लिए काफी था। जैसा मैंने सोचा था, प्रिया ने तुरंत इस मौके पर झपट्टा मारा। उसे लगा कि वह किसी विदेशी कंपनी को बेवकूफ बनाकर एक शानदार डील कर रही है। वह अपनी कामयाबी के झूठे दंभ में इतनी चूर थी कि उसने अनुबंध के कागजात को ठीक से पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई। उसके वकीलों ने भी वही लापरवाही बरती। उन सैकड़ों पन्नों के बीच एक छोटा सा क्लॉज था, क्लॉज 40B। उस क्लॉज में साफ लिखा था कि सिन्हा एंड सन्स के मालिक इस बात की गारंटी देते हैं कि कंपनी की सारी संपत्ति, जिसमें सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी शामिल है, उनकी अपनी है और चोरी की नहीं है। और अगर भविष्य में इस पर कोई भी कानूनी दावा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आर्थिक और आपराधिक कंपनी के पुराने मालिकों यानी मेरे पिता और प्रिया की होगी। उसने अपनी बर्बादी के कागजों पर खुद दस्तखत कर दिए थे। अब मेरे खेल के आखिरी हिस्से की बारी थी। जिस दिन डील फाइनल होनी थी, उसी शाम को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड समारोह था। कवच की वजह से मेरा नाम रवि नॉमिनेशन लिस्ट में सबसे ऊपर था। मैंने जानबूझकर डील के पैसे ट्रांसफर करने का समय सुबह का रखा। जैसे ही प्रिया के अकाउंट में पैसे पहुंचे, उसने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपना आखिरी पत्ता फेंका। मैंने समारोह से ठीक 2 घंटे पहले एक प्रमुख मीडिया चैनल को एक गुमनाम टिप दी, जिसमें रवि की असली पहचान रोहन सिन्हा के रूप में बताई गई थी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मैं कल्पना कर सकता था कि प्रिया पर क्या गुजरी होगी। जिस भाई को उसने मरा हुआ समझकर सड़क पर फेंक दिया था, वह आज देश का सबसे बड़ा उद्यमी बनकर उसके सामने खड़ा था। उसे यह भी समझ आ गया होगा कि उसकी कंपनी को खरीदने वाला कोई और नहीं, बल्कि मैं ही था। उसका घमंड
उसका गुस्सा और उसका डर एक साथ उबल पड़े होंगे। उसे पता था कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसे लगा कि अगर वह मुझे पहले ही सबके सामने एक धोखेबाज साबित कर दे तो वह खुद को बचा सकती है। वह भूल गई कि शिकारी जब जाल बिछाता है तो वह हर आहट पर नजर रखता है। उसका गुस्सा ही उसे मेरे जाल के केंद्र में खींच लाया और इस तरह वह उस अवार्ड समारोह में पहुंची, हाथ में माइक लिए, मुझे बेनकाब करने के लिए। वह नहीं जानती थी कि मंच तैयार था, दर्शक मौजूद थे और कहानी का अंत मैं पहले ही लिख चुका था। और अब हम वापस उसी मंच पर थे। प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने माइक को कसकर पकड़ा और चिल्लाना शुरू किया, आप सब जिस इंसान के लिए तालियां बजा रहे हैं वो एक धोखेबाज है, एक चोर है। इसने अपने ही परिवार को धोखा दिया है। सिन्हा एंड सन्स का असली आइडिया मेरा था। इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, कंपनी को बर्बाद कर दिया और हमें सड़क पर ले आया। और आज न जाने कहां से पैसा चुराकर ये रवि नाम का नकाब पहनकर आप सबके सामने हीरो बन रहा है। वह बोलती रही, जर उगलती रही। वह अपनी बनाई झूठी कहानी में रो रही थी, चीख रही थी, ताकि लोगों की सहानुभूति जीत सके। हॉल में बैठे लोग कानाफूसी करने लगे। कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे। कुछ पल के लिए माहौल मेरे खिलाफ हो गया था। लोग मुझ पर शक करने लगे थे। मेरे परिवार के लोग, जो दर्शक दीर्घा में बैठे थे, घमंड से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी बेटी ने बाजी पलट दी है। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैंने उसे एक शब्द भी नहीं टोका। मैंने उसे अपना सारा झूठ बोल लेने दिया। जब वह हाँफते हुए रुकी तो उसने मेरी तरफ विजयी मुस्कान से देखा। उसे लगा कि वह जीत गई। मैंने गहरी सांस ली। मैंने उसे नहीं देखा। मैंने मंच के कोने में खड़े अपने असिस्टेंट को देखा और बस धीरे से सिर हिलाया। यह मेरा इशारा था। अगले ही पल हॉल की बड़ी स्क्रीन, जिस पर अब तक अवार्ड समारोह का लोगो चमक रहा था, अचानक काली हो गई। लोगों की कानाफूसी बंद हो गई। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर उस खामोशी को चीरते हुए स्पीकरों से एक आवाज गूंजी। यह प्रिया की आवाज थी। तुम्हें क्या लगा था? तुम्हारी इस छोटी सी घटिया कंपनी के सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। यह 5 साल पहले की उस रात की रिकॉर्डिंग थी। मैंने उस रात सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। ऑडियो चलता रहा। हॉल में बैठे हजारों लोग और टीवी पर देख रहे करोड़ों लोग प्रिया और मेरे पिता को मेरे कोट को बेचने की बात कबूल करते हुए सुन रहे थे। वे उन्हें मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर सारा कर्ज मेरे सिर पर डालने की साजिश रचते हुए सुन रहे थे। रिकॉर्डिंग के अंत में मेरी मां की बर्फीली आवाज गूंजी, निकल जा इस घर से, आज से तू हमारे लिए मर गया। ऑडियो खत्म हुआ। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा था। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में अब जीत की चमक नहीं बल्कि मौत का खौफ था। उसने अपनी कांपती नजरों से मुझे देखा। माइक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया, जिससे एक जोरदार कर्कश आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसका अपना बुना हुआ जाल अब उसकी गर्दन पर कस चुका था। सन्नाटा टूटा तो दर्शकों के बीच से गुस्से और घृणा की एक लहर उठी। लोग प्रिया और उसके परिवार की ओर उंगलियां उठाकर लानतें भेज रहे थे। धोखेबाज, शर्म करो, अपने ही बेटे के साथ ऐसा कौन करता है? ऐसी हजारों आवाजें उस भव्य हॉल में गूंज रही थीं। सामने बैठी मेरी मां ने जब यह देखा तो वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश होकर अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी। मेरे पिता का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वह भीड़ से नजरें चुरा रहे थे। प्रिया अभी भी मंच पर पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक पल में दुनिया कैसे उलट गई। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे खुले और पुलिस की एक टीम अंदर दाखिल हुई। वे सीधे मंच की ओर बढ़े। 2 महिला कांस्टेबल ने प्रिया को पकड़ा और एक इंस्पेक्टर ने भारी आवाज में कहा, मिस प्रिया सिन्हा, आपको कॉरपोरेट धोखाधड़ी, बौद्धिक संपदा की चोरी और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ी की खनक उस सन्नाटे में किसी धमाके की तरह सुनाई दी। कैमरों के फ्लैश एक साथ चमक उठे। उस पल को हमेशा के लिए कैद करते हुए, जब गोल्डन चाइल्ड के हाथों में सफलता की ट्रॉफी की जगह
कानून की हथकड़ियां थीं। पुलिस मेरे पिता को भी दर्शकों के बीच से गिरफ्तार करके ले गई। मेरा परिवार, जिसने अपनी इज्जत के लिए मुझे कुर्बान कर दिया था, आज उसी इज्जत को हजारों लोगों के सामने तार तार होते देख रहा था। जब वे उन्हें ले जा चुके तो मैंने जमीन पर पड़ा हुआ माइक उठाया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरी आवाज में दृढ़ता थी। आज यह अवार्ड सिर्फ मुझे नहीं मिला है, मैंने कहा। यह अवार्ड धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक है। यह हर उस इंसान की जीत है जिसे उसके अपनों ने धोखा दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परिवार खून के रिश्तों से नहीं, कर्म के रिश्तों से बनता है। मेरा असली परिवार वो शर्मा सर हैं, जिन्होंने मुझ पर तब भरोसा किया जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने भीड़ में बैठे शर्मा सर की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। मैं अपनी सफलता का जश्न नहीं मना रहा हूं, मैं न्याय का जश्न मना रहा हूं। कर्म का चक्र पूरा हो गया है। उन्होंने मुझे दफनाने की कोशिश की थी, पर वे भूल गए थे कि मैं एक बीज था। मैंने अपनी बात खत्म की और अपनी ट्रॉफी उठाई। पूरा हॉल खड़ा हो गया और इस बार जो तालियां बजीं, उनकी गूंज में नफरत नहीं, सम्मान था। उस रात मैं उस ट्रॉफी को लेकर सीधा शर्मा सर के घर गया और उसे उनके हाथों में रख दिया। असली जीत वह ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि मेरे जमीर का वो सुकून था जो मुझे सालों बाद मिला था।